हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से दोबारा मैं यूट्यूब चैनल पे आप लोग के साथ आ रहा हूँ और इस बार धूम मचाएंगे और क्लास 10th को 100/100 दिलवाएंगे साइंस में। क्या आप तैयार हैं? उम्मीद करता हूँ केडी सर के साथ आप जुड़ेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम लोग सीबीएसई में बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट करके दिखाएंगे बच्चों। अब मैंने कुछ सोचा है आप लोगों के लिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड में मैंने यहाँ मेंशन किया है कि 50+ क्वेश्चंस फिजिक्स के डिस्कस करेंगे और आप लोगों को डेफिनेटली वो जो 50 क्वेश्चन जो चॉइसेस किया जाएगा, आपको ये तो पता है ना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा वो 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन अगर सही हो जाए इंक्लूडिंग केस स्टडी, तो डैम श्योर माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं अगर वो एमसीक्यू सही होता है तो सब्जेक्टिव 17 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग इतना प्रिपेयर करके तो जाते ही हैं कि वहां पर एग्जाम में 4 डालें। पक्की बात है कि नहीं है? तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक पर 50+ एमसीक्यूज करने वाले होंगे उससे रिलेटेड कुछ थियोरेटिकल चीजों को पढ़ेंगे। ओके, देन उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा और फिर से हर वीक एक बार मैराथन करवाऊंगा। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? अगर तैयार हैं तो आप मेरे साथ मन में ये दोहरा लीजिए कि मुझे कैसे भी जीत हासिल करनी है। और जो एक बार मन में सोच लिया बच्चों, ये डिसाइडेड है कि 100% आपको जीत मिलना ही है। तो क्लास 10th, अब आज हम लोग सबसे पहले जो स्टार्टअप करने वाले हैं 50+ क्वेश्चंस, अभी नहीं, पहले हम लोग उसके थियोरेटिकल बैकग्राउंड पर जाएंगे। अगर वो थियोरेटिकल बैकग्राउंड में अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज हो तो आप कमेंट करिए, ठीक है? मत कीजिए शेयर, कुछ भी मत कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं कमेंट करिए और अपने डाउट्स की क्वेरीज को पूछिए। दैट इज बेटर फॉर यू। और कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है हर साल अपने शहर में हम यहाँ पर कहीं ना कहीं बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट देते हैं और इस बार भी मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप भी मेरे साथ जुड़ गए प्रॉपर तरीके से बेस्ट बेस्ट रिजल्ट आने वाला है। तो विदाउट और कोई डिस्कशन के सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ। क्या आप तैयार हैं? तो स्टार्ट हो जाइए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, बेटा इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इस इलेक्ट्रिसिटी को अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो ये कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड में 7 to 8 मार्क्स में आ जाता है बेटा। 7 और 8 मार्क्स में क्वेश्चंस पुट आउट हो जाता है। आपको पता होगा कि फिजिक्स का जो मार्क्स है सीबीएसई में आउट ऑफ 80 25 मार्क्स का फिजिक्स आता है बच्चे। फिजिक्स 25 मार्क्स और केमिस्ट्री 25 मार्क्स का रहता है कि नहीं? और जहां तक बायो की बात है तो बायो आपका 30 मार्क्स है। मैं आपके पास आया हूं ये 50 मार्क्स स्कोर करवाने के लिए, ठीक है? उसके लिए आपकी कंटिन्यूटी चाहिए बस। तो आइए फिर से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम होगा बेटा ओम्स लॉ। ऑलराइट, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे एक बेसिक सा बात अगर आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओम्स लॉ होता क्या है, व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ, तो कई बच्चे कई तरह से स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक बेसिक सी बात बोलूं कि जब भी कभी बोर्ड एग्जाम आया तो शॉर्ट और कम भाषा में आपको पूरा मार्क्स कैसे लेना है। देखिए, कोई कहता है कि साइंस इज डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेजेस, लेकिन मैं कहता हूं कि साइंस इज डिपेंड्स ऑन द लॉजिकल वर्ड्स एंड कहीं ना कहीं लॉजिकल टर्मोलॉजी पे डिपेंड करता है और मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी पे डिपेंड करता है अपना फिजिक्स और साइंस। अगर वो चीज जहां पे कंसेप्चुअल पार्ट अगर उसे टीचर को मिल गया तो ही और शी मस्ट अवॉर्डेड द गुड मार्क्स टू यू। ओके, तो बच्चे हम लोग आ रहे हैं ओम्स लॉ पर। तो बच्चे ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? तो ओम्स ने जब ये लॉ को रिप्रेजेंट किया तो उसने एक बेसिक सा डाटा दिया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर V is directly proportional to the I, all right, और I is directly proportional to the V। देखिए, एक बात आपको बताऊं मैं,
कि अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ एट कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो एट एनी फिजिकल कंडीशन। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी लॉ किसी न किसी कंडीशन पर बेस्ड होता है। अगर ओम्स ने ये लॉ दिया है और अगर आपने ये कंडीशन मेंशन नहीं किया बोर्ड में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मेंशन नहीं करा बोर्ड में, तो आपको मैं एक बात बता दूं बच्चों, आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। इस बिहाफ पर ओम्स ने जो ये लॉ दिया, अब इसके स्टेटमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो, यू कैन राइट लाइक इन दिस वे कि V क्या है यहाँ पे बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। कई बार वोल्ट वोल्ट बोल देते हैं लोग, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बोलना चाहिए, ना कि वोल्ट बोलना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, अंडरस्टूड। एंड व्हाट इज आई, आई इज अ करंट। अब देखिए कितना आसान भाषा में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अगर आपको कुछ याद ना हो तो कम से कम इतना तो तुम बोल ही सकते हो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर V is directly proportional to the I और I is directly proportional to the V, इतना बोल सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट पे भी हम आ रहे हैं, थोड़ा सा और सुनिए। इसी में अगर मैथमेटिकली इक्वेशन को थोड़ा सा रिलेट को आगे लेकर के जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल सिचुएशन के हिसाब से V is directly proportional I को हम लोग थोड़ा आगे लेके चलते हैं, और प्रोपोर्शनलिटी को जैसे ही ब्रेक डाउन करते हैं बच्चों, एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट नेम इज R। व्हाट इज R हियर? मैं कह रहा हूं, मैं मैराथन स्पीड में चीजों को लेके जाना चाह रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा तो बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। व्हाट इज R हियर? R इज रेजिस्टेंस। R क्या है बेटा? रेजिस्टेंस है, ओके। R क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर है। तो ओम्स ने रिप्रेजेंट किया इस रेजिस्टेंस को, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। अब यहाँ पे कई सारी लॉजिकल बातें बोल सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तो ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी कभी ओम्स लॉ आता है तो कम से कम इतनी बातें तो आपको लिखना बनता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। इसके बाद जब भी आप मैथमेटिकली रिलेट करते हो किसी चीजों को, जब भी आप मैथमेटिकली किसी भी चीज को रिलेट करते हो, तो उसको थोड़ा आगे लेकर के जाना और रेजिस्टेंस तक वैल्यू को लेकर के आना, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर है, ओके। तो बच्चे अगर मैं यहां से आगे बढ़ाता हूं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले करके अपने पास रख सकते हो, ओके। आगे देखिए, देखिए ओम्स लॉ में अब कुछ लॉजिकल बातें हो जाए, कुछ लॉजिकल बातें हो जाए, लॉजिकल टिप्स रिलेटेड टू ओम्स लॉ। अब जो मैं बातें कह रहा हूं भाई, यही तो एमसीक्यू का पूरा जड़ छुपा हुआ है, ठीक है। अगर इस जड़ को अगर आपने पकड़ लिया तो भाई ओम्स लॉ क्लियर। पहला तो क्वेश्चन मेरा ये है कि सर टीचर ने लिखा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओके, और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब क्या है? आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी कभी इस तरह से चीजें रिलेट किया होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एक आइडिया दिमाग में रखना, व्हाटएवर रिटन इन द राइट हैंड साइड, व्हाटएवर रिटन इन द राइट हैंड साइड, दे ऑलवेज डिपेंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्या मतलब है सर आपका? मेरा सिंपल मुद्दा ये है बच्चे कि मैंने यहाँ पे बोला जो चीज राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ना, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंड करता है। तो सर ऐसा तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दैट मींस V इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन I। हाँ जी हाँ, कहीं ना कहीं दोनों का दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट करता है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकली। लेकिन एक बार सोच के देखो, एक बार सोच के देखो, करंट का फ्लो होना या ना होना, करंट का फ्लो होना या ना होना किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल पे। अब देख भाई, एक बल्ब लगाया मैंने, ध्यान सुनना, यहां से एक बल्ब लगाया मैंने और यहां पे मैंने पोटेंशियल दे दिया कुछ बैटरी। ये क्या है? बैटरी है, सेल, बेसिकली सेल है। अभी मैंने सेल प्रोवाइड किया और इसमें मान लीजिए सेल से कम 50 वोल्टेज करंट फ्लो होते हुए जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए जा रहा है इसमें, और बल्ब को ग्लो कर दिया बाय यूजिंग द की वगैरह। डायरेक्टली मैं शो कर रहा हूँ इस चीज को, लेकिन एक मिनट के लिए सोचो, इलेक्ट्रॉन फ्लो तभी तो करेगा ना जब तक आप सप्लाई प्रोवाइड नहीं करोगे, जब तक आप सोर्स नहीं दोगे, तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा क्या? शायद नहीं, शायद नहीं। जब तक आप इस पर सोर्स नहीं लगाओगे तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होगा बच्चों। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे साफ सुथरी बात इस ओम्स लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर करंट जो है ना, इज डिपेंड्स ऑन V। करंट कहीं ना कहीं डिपेंड्स करता है किस पर? V पर। पोटेंशियल भी डिपेंड करता है, लेकिन पोटेंशियल बाय मैथमेटिकली डिपेंड कर रहा है भाई। अच्छा,
एक बार क्या हुआ कि जनरल सा जब रिप्रेजेंटेशन ओम्स लॉ का होना स्टार्ट हुआ तो कई टीचर्स और कई स्टूडेंट्स इस तरह से ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दिए। वी और आई कैरेक्टरिस्टिक्स जब ग्राफ बोला जाता है बनाने के लिए, तो इसके बीच में से इस तरह से नॉर्मल रिप्रेजेंट करते हैं और शो करते हैं कि ये यूनिफॉर्म कंडीशन में रहेगा और वी और आई के बिहाफ पे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि भाई वी और आई के कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ में बन रहा है, तो ये जो लाइन है, ये जो स्लोप ऑफ द लाइन है जिसको मैं स्लोप बोलना चाह रहा हूं, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है आर को। ठीक है, फिर सवाल उठता है सर, अगर अगर v और i का प्लेस, कई बार ये डाउट होता है कई लोगों को, v और i का प्लेस अगर मैं चेंज कर दूं, v और i का प्लेस अगर मैं चेंज कर दूं, तो क्या इसका जो स्लोप है क्या अभी भी आर ही रहेगा? मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, क्या इसका स्लोप अभी भी आर ही रहेगा? इसी बात को समझना है। ठीक है, और इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ देना पड़ेगा और चीजों को आगे मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना और हो सके तो स्क्रीनशॉट उठा लेना भाई, क्योंकि मैं आगे जो भी चीजें बता रहा हूं वो टोटली सीबीएसई से रिलेटेड रहेगा और आपके एमसीक्यू में क्वेश्चंस राइजेस होगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ग्राफ के बिहाफ पे बातें करने जा रहा हूँ कि कौन सा स्लोप और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें रिलेटेड होता है। ओके, तो बच्चे अब मेरी बात को सुनिएगा। जैसे अगर मैंने बोला, अगर मैंने एक रिप्रेजेंट करा कि एक साइड मैंने लिख दिया v और एक साइड रिप्रेजेंट कर दिया i, और इतना तो आप जानते हो कि इसके बीच से निकलने वाला लाइन एक रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम लोग ओम्स लॉ पढ़े हुए हैं कि r इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे? v अपॉन i। r इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? v अपॉन i। ओके, और जब भी कभी स्लोप निकालना होता है तो स्लोप निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला जो यूज होता है, जिसको अभी आप स्लोप r कह रहे हो, स्लोप निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला यूज होता है टेन थीटा। ध्यान सुनिएगा बेटा, और टेन थीटा, अब आप क्लास 10th में है तो ये बात कहना ही नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री आपको आता नहीं। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाई बेस। इस सिचुएशन को ध्यान से देखना, अगर मैं इसे थीटा बोला, इस थीटा के सामने वाला क्या होगा बच्चे? परपेंडिकुलर होगा सर। ओके, और थीटा के साथ साथ वाला कौन सा होगा? बेस होगा सर। ओके, अगर मैं इसको जनरल से एक ट्रायंगल रिप्रेजेंट करूं और ये बोलूं कि ये v था ना v? यस सर। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू भी क्या होगा? v, क्योंकि इट्स लुक लाइक एज अ स्क्वायर जैसा फॉर्मेशन बन रहा है, रेक्टेंगल जैसा फॉर्मेशन, जो सोचना है सोचो, लेकिन v के सामने वाला v होगा। यस सर होगा। और ये जो डिस्टेंस है, ये v का जो डिस्टेंस है, ये i को रिप्रेजेंट करा तो इसे मैं i बोल दूंगा, और ये i है तो ये भी बच्चे i होगा। अब ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे इस ट्रायंगल में, इस बेसिक सा ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को ध्यान से ऑब्जर्व करना, इस ट्रायंगल में मैंने अगर आपको ये कहा कि मुझे टेन थीटा चाहिए, क्या चाहिए? टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? v, और बेस की वैल्यू मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है? i। तो v अपॉन i, और टेन थीटा बोलूं या ये स्लोप बोलूं, टेन थीटा बोलूं या स्लोप बोलूं, वो कहीं ना कहीं किसको रिलेट कर रहा है बच्चे? r को। अब देखो क्या ये फॉर्मूला ओम्स लॉ को वैलिडिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है? डेफिनेटली दे रहा है। R इज इक्वल्स टू v अपॉन i। इट सिंपल मीन्स बच्चे v इज इक्वल्स टू क्या होगा? आई आर को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब आपका ये ग्राफ नो डाउट ओके। बट अगर मैं इसी ग्राफ को अगर मैं इस तरह से रिलेट करता, ध्यान से देखिए, और मैं ये जबरदस्ती कहता कि ये v है, सॉरी ये i है, ऑलराइट, और इधर मैंने लिख दिया ये v है। ओके, और मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये r स्लोप है, ठीक है, तो फिर से तुम बोलते सर स्लोप है तो इसमें थीटा एंगल होगा, फिर से एक ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेंगे, और ट्रायंगल रिप्रेजेंट करने के बाद अगर ये i है तो ये भी i होगा, और ये v है तो ये डिस्टेंस भी v होगा। अच्छा, तो टेन थीटा के हिसाब से आपको पता है स्लोप को रिप्रेजेंटेशन तुमने r माना हो तो r मान लो, और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस। आप मेरे स्पीड को अगर कवर नहीं कर पा रहे तो आप स्पीड थोड़ा कम करके सुनिएगा और चीजें समझ में आएंगी आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं। परपेंडिकुलर बाय बेस को अगर मैं रिलेट करता हूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चे? यहाँ पे आई, क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या है? आई, ठीक है, मैंने लिख दिया आई। और बेस के सामने क्या है बच्चे? बेस के सामने है, यहाँ पे हमने रिलेट किया हुआ है वी, तो यहाँ पे वी रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, वी रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को। जब मैं इस फॉर्मूला को ध्यान से देखता हूं तो कहीं ना कहीं आपको भी एहसास हो रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं वैलिडिटी से बाहर जा रहा है। मतलब ये R इक्वल्स टू क्या हो रहा है बच्चे? I अपॉन V। क्या ये फॉर्मूला रिलेट कर रहा है ओम्स लॉ के साथ? शायद नहीं। इसका मतलब है सर इस फॉर्मूला को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस R के जगह पे क्या करना पड़ेगा?
1/r कर दोगे तो ये फॉर्मूला एकदम ओके हो जाएगा। अब चेक करो, v अगर इधर आएगा तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। इसका मतलब सर आर स्लोप जो टीचर ने बोल दिया, या क्वेश्चन में अगर दो एमसीक्यू के हिसाब से दो ग्राफ आया और अगर एक जगह पे स्लोप आर लिखा हुआ है और इसके जगह के कोरस्पॉन्डिंग हिसाब से वाई एक्सिस में अगर आई लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस में v लिखा हुआ है और स्लोप अगर r लिखा हुआ है, तो ये तो गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में ये सही हो जाएगा। तो बच्चों थोड़ा ध्यान सुनना और जल्दी से एक स्क्रीनशॉट उठा लो इसमें, क्योंकि ये जो पॉइंट मैंने बताया है ना, इसका मैं कंक्लूजन बोलने जा रहा हूं और इस कंक्लूजन के बिहाफ पे आपको समझ में आएगा कि अगर कभी भी दो ग्राफ आया, और भी कई ग्राफ आ जाएंगे, जो दो ग्राफ में बच्चे कंफ्यूज होंगे, उस दो ग्राफ में अगर एक साइड में स्लोप के बिहाफ पर अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, स्लोप के बिहाफ पर मैं अगर रिप्रेजेंट करूं बच्चे, और कह दूं कि ऊपर मैंने v लिखा है, इधर मैंने i लिखा, इधर मैंने i लिखा और इधर मैंने v लिखा, ठीक है, और ये रिजल्टेंट स्लोप को r लिख रहा हूं और ये रिजल्टेंट स्लोप को मैं r रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सोच के देखना और फिर से जवाब देना मुझे कमेंट्स में कि ये जो थीटा है और ये स्लोप का ये भी थीटा है, ठीक है, और इस पर आपको ये बताना है कौन सा ग्राफ नंबर ए एंड ग्राफ नंबर बी में से कौन सा ग्राफ v इज इक्वल्स टू आई आर को फॉलो कर रहा है या फिर r इज इक्वल्स टू v अपॉन आई को फॉलो कर रहा है। देखो बात तो बराबर ही है, लेकिन ओम्स लॉ ने रेजिस्टेंस का बेसिकली जो स्लोप के बारे में जो बात करा वो ये करा है कि r इज इक्वल्स टू v अपॉन आई कंडीशन के बिहाफ पे आना चाहिए। अगर इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है इन दोनों ग्राफ में से कोई सा भी, तब तो उस ग्राफ को मैं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो ग्राफ को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और कहीं ना कहीं आप इस चीज को देख रहे हो कि मैं जिस ग्राफ को एक्सेप्ट करने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, वो है ग्राफ नंबर ए। अब क्यों है, फिर से बैक जाइए, फिर से चीजों को सुनिए और चीजें समझ में जरूर आएगा कि ओम्स लॉ में ये ग्राफ का बहुत बड़ा फंडामेंटल रोल है। अगर कोई बच्चा इस बी को टिक आउट कर रहा है तो बच्चे एक बात ध्यान रखना कि आई और वी गलत तो नहीं है, बट इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 1/r। इस बात को ध्यान रखना और ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछने की पूरी उम्मीद है इस साल में। और ध्यान रखिएगा जो मैं 50 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं उसमें से कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट छपने वाले संभावनाएं रहेंगे। अगर आपने इसको अगर ध्यान से देखा तो चीजें समझ में आएंगी आपको। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? आइए अब थोड़ा फिर से आगे थोड़ा और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों अभी आपने देखा मैंने जनरल सा फॉर्मेट किया ओम्स लॉ के बिहाफ पर, जिसमें आपने समझ लिया कि सर ने अभी समझाया कि ओम्स लॉ में कभी भी कुछ अभी आए आपको दो बातें तो मेंशन जरूर करना है, that is a v is directly proportional to I or I is directly proportional to v where v is equals to IR, where v is equals to IR। yes sir, इतना बातें समझ में आया। लेकिन हर बातों का एक बात कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आपने नहीं लगाया तो कहानी इनकम्प्लीट मानी जाएंगी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मेरी बातें क्लियर से समझ पा रहे हैं तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को, ओके बच्चे। अब मेरे बच्चे ध्यान सुनिएगा जो मैं इस चीज को आगे और रिलेट करने जा रहा हूं। देखिए भाई ओम्स लॉ में क्या होता है ना, आपको एक बात बता दूं, ओम्स लॉ में आपको ये समझाना चाहूंगा कि जो ओम्स लॉ के फॉर्मेशन के हिसाब से अगर मैं रिलेट करूं इस चीज को, ओम्स लॉ को अगर मैं और थोड़ा सा रिलेट करूं तो कहीं ना कहीं ओम्स लॉ में सबसे बेसिक सा फॉर्मुलेशन अगर आपको पता हो कि जब रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाता है R इज टू V अपॉन I रिप्रेजेंटेशन जब आ जाता है तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि इसके बेसिक कुछ कॉम्बिनेशन कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है, ठीक है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसेप्ट, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसेप्ट। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर मैंने रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया, जैसे R1 और R2, इसी तरह से रेजिस्टेंस को अगर मैंने पैरेलल में लगा दिया, ठीक है, अगर मैंने रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया, मैं आज का लेक्चर जो मैं आपको दे रहा हूं मैं ये सोच के दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप इस चैप्टर को पढ़े हुए हो, ठीक है, और जिस टॉपिक से रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूं दैट टॉपिक नेम इज द ओम्स लॉ,
ठीक है, तो कल का जो लेक्चर होने वाला है वो टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर होगा, और जो सिलेक्टिवली न्यूमेरिकल्स हम लोग कलेक्टिवली पकड़ेंगे वो न्यूमेरिकल से ही आपसे 100% क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स के एग्जाम्स में आने वाला है होम्स लॉ से। तो बेटा इस बात को ध्यान से देखिएगा। तो सीरीज और पैरेलल के बिहाफ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस अराइजिंग करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सीरीज और पैरेलल का थोड़ा कुछ बेसिक बातें बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सीरीज के बिहाफ पे। आइए सीरीज कॉम्बिनेशन समझाऊंगा मैं आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैंने बोला कि मान लीजिए दो रजिस्टर है, ऑलराइट, दो रजिस्टर है और वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। ओके, रेजिस्टेंस R1 एंड रेजिस्टेंस R2, ऑलराइट, दो रजिस्टर है और वो कनेक्ट कैसे है, सीरीज में। एक बात ध्यान में रखना बच्चे, मैं तो वो सारी बातें बोलूंगा जो अगर आप भूल गए तो समस्या हो जाएगा। मैं कोई बहुत बड़ा खतरनाक इस तरह से लेके नहीं आया हूं आपके पास कि मैं तुम्हें थियोरी लिखा रहा हूं, ये लिखा रहा हूं। मैं वो मुद्दे वाली बातें कर दूंगा कि उसके बिना कहीं ना कहीं आपका मार्क्स टोटली डिडक्ट हो जाएगा। तो सीरीज में आप दो बातें ध्यान में रखिएगा। पहला, सीरीज में हमेशा ध्यान में रखिएगा कि करंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। करंट क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट होता है। ओके, पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, वेरिएबल होता है। पोटेंशियल इज वेरिएबल। इस दो बातों को तो भूलना मत भाई, अगर ये दो बातें भूल गए तो फिर समस्या फिर से आ जाएगा। तो बच्चे इस दो बातों को तो प्लीज भूलना नहीं। तो सर नहीं भूलेंगे, मैं इतना उम्मीद आपसे करता हूं और आप भी उम्मीद में कायम रहेंगे, मुझे इतना उम्मीद तो रहेगा। तो V इज वेरिएबल। एक बात ध्यान में रखना, सीरीज हो या पैरेलल हो, जो वेरिएबल हो ना भाई, जो वेरिएबल हो ना उसको टेक ओवर करके आगे बढ़ना। तो पहले मैं डायग्राम में शो कर देता हूं। होता क्या है कि मान लीजिए करंट इसमें से फ्लो होते हुए जा रहा है, यहां से फ्लो होते हुए जा रहा है सीरीज में, यहां तक गया, फिर यहां तक गया, यहां तक गया, लाइक दिस। अगर आपको इसके सोर्स लगाना है जहां से करंट आ रहा है तो आप बैटरी लगा दीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, मैंने लगा दिया। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, करंट फ्लो होना शुरू हुआ, आई करंट फ्लो हो रहा है, यहां तक पहुंच गया। यहां से पोटेंशियल जा रहा है और कहीं ना कहीं पोटेंशियल यहां से लेके इस पाथ तक है V1, यहां से लेकर के इस पाथ तक है V2। पहला पोटेंशियल V1, दूसरा पोटेंशियल क्या हो गया, V2। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए बच्चे, अगर मैंने बोला एक एंड से दूसरे एंड तक का नेट पोटेंशियल अगर मैं आपसे डिमांड करूं, अगर नेट पोटेंशियल अगर मैं आपसे डिमांड करूं तो V इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे, V1 प्लस V2। V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। और अभी जस्ट आपको मैंने सिखाया बच्चे कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये सर सिखाया आपने। और अभी मैंने आपको बोला कि करंट यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। यस सर कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या क्या है, रेजिस्टेंस वेरिएबल है और पोटेंशियल वेरिएबल है। यस, तो देखिएगा V1 वेरिएबल, करंट तो कांस्टेंट तो आई रहेगा, और R के यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1। इस तरह से V2 की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, IR2। बताओ कोई दिक्कत है तो। V इज इक्वल टू आई और V1 इक्वल टू, अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। जैसे ही पुट करेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा IR, और V1 क्या हो जाएगा बच्चे, IR1 प्लस IR2। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालो भाई, I कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2। क्यों, तो हम लोग सिर्फ दो रजिस्टर लिए हैं, वर्ड को सुनिएगा, रजिस्टर लिए हैं, दो रजिस्टर लिए हैं, तो जिसमें से I कॉमन लिया और ये बना I से I कैंसिल। तो नेट रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे R1 प्लस R2। उम्मीद आप मेरी बात समझ गए। और सीरीज का जनरल फॉर्मूला बच्चे को पता चल चुका है कि तो क्लास 10 का ये लास्ट मोमेंट है। और नेट रेजिस्टेंस अपने पास जो वैल्यू आता है दैट इज R1 प्लस R2। इस तरह से लॉन्ग सीरीज बनते हुए जाएगा। अगर दो रजिस्टर है तो दो, 50 है तो 50, लेकिन इट मस्ट बी कॉम्बिनेशन इज फॉर्मेशन। अभी क्वेश्चन देखना सीरीज वाला, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं, शायद सीरीज को देख करके आपको लगे ये तो पैरेलल में है, लेकिन रहेगा ये किस में, सीरीज में। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, नेक्स्ट आइए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन तक आज हम लोग डिस्कस करके जाएंगे और इन्हीं दो पर हम लोग कम से कम 50 न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसेप्ट थोड़ा देखिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी वही बात बोलूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो
जो सीरीज में कांस्टेंट नहीं था वो पैरेलल में कांस्टेंट है। मतलब सर V इज कांस्टेंट, V बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। ओके, और दूसरी बात, करंट यहां पे क्या होगा, वेरिएबल, करंट इज वेरिएबल। ऑल राइट सर, करंट इज वेरिएबल। देखिए मन में तो दोहराना पड़ेगा चीजों को। अगर ये दो तीन बातें, जो बातें मैं लिख रहा हूं, अगर उतना भी डाटा अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पाते तो फिर समस्या होगा। कई लोग लिख रहे होंगे लेट अस कंसीडर दैट वी इज द दिस दुनियादारी नो तेरा। अरे भाई एक बात सुनो, जितना नीड होता है लॉजिकल चीजों का, अगर उतना ही सीबीएसई बोर्ड को मिल जाए तो इंसान कभी भी फेल तो नहीं हो सकता। पहली चीज तो ये। तो मैं तो उन बच्चों के साथ हूं, पहले जो बच्चे खुद को कमजोर समझ रहे, भाई मैं उनके साथ तो प्रॉपर हूँ। टॉपर है वो टॉपर है, लेकिन टॉपर को भी अगर ये पॉइंट्स अगर नहीं दिखा तो उनका भी नंबर डिडक्ट होने की पूरी संभावना ही होती है बच्चों। तो ये 2 पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आइए पहले पैरेलल का डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे फिर से डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे पैरेलल के लिए। तो 2 रजिस्टर लिया हमने पहले इसको दिखाने के लिए, पैरेलल रिप्रेजेंट किया मैंने, ठीक है। अब इसको किससे कनेक्ट कर दूंगा मैं, जनरली कनेक्ट करने का एक जनरल तरीका ये है कि यूं करके कनेक्ट करते हैं पैरेलल। इस तरह से कनेक्ट कर दिया मैंने पैरेलली, ठीक है। पैरेलल कनेक्ट करने के बाद फिर से मैं इसको कॉम्बिनेशंस को रिलेट करने वाला हूं। तो कॉम्बिनेशन को रिलेट करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें सोर्स लगाने के लिए सोचा। तो मैं इसको लेकर के आया हूँ सोर्स लगाने के लिए, और इसमें सोर्स लगा दूंगा मैं कुछ इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक दिस। बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ अगर मैं बात करता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा, बैटरी। देखिए छोटी छोटी बातें मैं बीच बीच में बोलते रहूंगा। देखिए हर एक चीजों का एक बेसिक चीजें होती है जो तुम कभी भूलोगे नहीं तो बेटर रहेगा। यहाँ से प्लस से करंट मूव करते हुए जाता है जाता है जाता है, आई करंट फ्लो करते हुए जा रहा है, एक पॉइंट के पास पहुंचने के बाद उसी आई करंट को डिवाइड होना पड़ता है। यही तो मुद्दा है। आई करंट यहाँ पे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 2 डिफरेंट पाथ पर। एक है I1 और एक है बेटा I2। 2 पार्ट पे ये डिवाइड हुआ। जैसे ही 2 पार्ट पे डिवाइड हुआ तो ये आगे मूव करते हुए आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। फिर ये फिर से यही I1 और I2, फिर से यही I1 और I2 फिर से इस पॉइंट पर आते ही फिर से क्या हो गया, ये बेटा कॉम्बाइन हो गया। बाद में चल करके आप सुनोगे किरचॉफ्स लॉ, ऐसे कई बेसिक प्रॉपर्टी आप सुनने वाले हो बेटा। और यहाँ पे रजिस्टर है अपने पास R1, ये रजिस्टर है R2। अब कहानी में जो पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बात सोचो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हुए जा रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आप पहुंचा, यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए जा रहा है। दोनों वायर का डिस्टेंस अगर सेम है तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल भी तो सेम होगा। सोचिए इस चीज को। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड करंट इज वेरिएबल। और फिर से उन बच्चों के लिए जो चीजों को भूल जाते हैं, मैं फिर से कहूंगा, जो वेरिएबल है उस पे डाटा को दिमाग में सेट रखो कि जो वेरिएबल है, मन में सोच लेना है जो वेरिएबल है शुरुआत वहीं से करना है, जो वेरिएबल है शुरुआत वहीं से करना है। मन में बोलो जो वेरिएबल है पहले शुरुआत वहीं से करना है। तो वेरिएबल क्या है, करंट। तो एक बात बता, टोटल करंट अगर तुमसे पूछा जाए, टोटल करंट तुमसे पूछा जाए तो कितना करंट है, I1 और I2। तो 2 करंट तो भाई लिख दो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। भाई साहब अब I की वैल्यू क्या होगा, अब यार I की वैल्यू नहीं पता है, दुख की बात है। अरे भाई अभी जस्ट समझाया ना, जल्दी से उस स्क्रीनशॉट को चेकआउट करो और देखो I की वैल्यू क्या है। भाई एक बात बता कि V इज इक्वल्स टू, तुम जानते हो IR होता है, तो क्या तुम बच्चे I इक्वल्स टू V अपॉन R नहीं बता सकते? जो नहीं बता पा रहे हो दुखी आत्मा है एक नंबर का। जल्दी से सोचना है, थिंक आउट करना है और रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। V इज इक्वल्स टू IR। अब ये लास्ट मोमेंट है बॉस, हम लोग जितनी जल्दी हो छोटी छोटी चीजों को ये कंप्लीट करते हुए, फास्टली चीजों को रिप्रेजेंट करते हुए, क्वेश्चन पे, डिमांडिंग क्वेश्चंस पे हम लोग जाएंगे, PYQs लगाएंगे फास्टली। तो याद रखिएगा कल का लेक्चर नहीं छोड़ना भाई 50 MCQs वाला, फिर दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। V इज इक्वल्स टू IR वेयर I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। नाउ अब मैं अगर इसमें से करंट की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो एक वैल्यू वेरिएबल क्या है, करंट। तो I1 की वैल्यू क्या होगा, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है V, और रेजिस्टेंस क्या होगा R1, और I2 वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, V अपॉन R2। तो I1 हो गया V अपॉन R1 और I2 हो गया V अपॉन R2। पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, यस सर पोटेंशियल तो कांस्टेंट है। ये जो 2 वैल्यू आपने टेक ओवर किया है, साइड में लिखा है बच्चे, इसको यहाँ पे पुट करना है। तो देखते हैं पुट करते हैं, आइए। तो एक बार मैंने I की वैल्यू लगा दिया V अपॉन R। बताना कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट मारो, गुरुजी यहाँ पे ये चीज समझ नहीं आया, दोबारा बताऊंगा यार।
पूरा मेहनत करूंगा, लेकिन बशर्ते आपको भी कुछ ना कुछ तो अगर चीजें समझ में आ रहा है तो बेस्ट कमेंट के साथ रिप्रेजेंटेशन देना है। तो I1 की वैल्यू अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। अब देख भाई, यहां से तुमको चीजों को सोचना पड़ेगा कि कॉमन किस तरह से लिया जाता है, नहीं तो तुम्हें डायरेक्ट अगर पता है तो VV काट दो, इक्वलिटी के साथ दोनों तरफ VV है, इतना सोचना ही नहीं है, ऊपर से सब VV काटे हुए तो 1 1 1 बचेगा, है कि नहीं। लेकिन जिस बच्चे को थोड़ा सा स्टेप चाहिए तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं V इंटू 1/R। अभी डर गए क्या, कुछ है ही नहीं यार, V इंटू 1/R वही तो है। इसको रिप्रेजेंट कर V इंटू 1/R1 प्लस V V इंटू 1/R2। बताओ भाई, इसमें भी डर गए तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। अब V कॉमन ले लो, V कॉमन लेते ही आपके पास क्या होगा बच्चे, इसमें से अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो V भैया V कट गया, क्या बच गया अपने पास, 1/R इज इक्वल्स टू बच्चे 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये आ गया अपने पास पैरेलल का फॉर्मेशन। बच्चे ये जो रिजल्ट आया ना, ये रिजल्ट कई जगह पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूं ना भाई, तुम क्या ही बोलोगे। तुमसे एक बार में क्वेश्चन बन गया ना तो आ जाना, मैं समोसे खिलाऊंगा तुझे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना भाई, अगर तुमने कहीं ना कहीं उस 50 MCQs में मिस आउट करते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे एट लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा उसका एक छोटा सा समरी, ठीक है, उसके बाद हम लोग, आज हमने ज्यादा बड़ा वीडियो बनाया नहीं आप लोग के लिए, छोटा वीडियो है भाई, जिसमें हमने दो बातें तो अच्छे से सीख लिया। एक ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है, और इसी में दो कॉम्बिनेशन, एक सीरीज के लिए जो केस होता है दैट इज R1 प्लस R2, अंडरस्टूड। दूसरी बात, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है तो RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये किसके लिए बच्चे, ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ये किसके लिए होगा बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। दिस इज फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हो गया ये, ठीक है, अगर सीरीज में कोई चीज लगा हुआ है। दूसरा, ये किसके लिए है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। किसके लिए बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है, ठीक है, तो भूलना ही नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है, ठीक है। ये तो भाई ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, ये तो मैन ओम्स लॉ का ही फॉर्मूला है, इसमें इकट्ठे कई चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। भाई एक बात और कहना चाहूंगा जाते जाते, बस 2 मिनट और, एक बात और कहना चाहूंगा कि जब भी न्यूमेरिकल का एंड करो उसके यूनिट्स पर जरूर ध्यान दो। तो इसके कुछ यूनिट्स हैं जिसको तुम्हारे सामने आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। जैसे V है, V को अपन बोलते क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, नोट कर लेना कॉपी में, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है, क्या होती है भाई, यूनिट होती है वोल्ट। अलेक्जेंड्रा वोल्टा, अलेक्जेंड्रा वोल्टा नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये वोल्ट यूनिट दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी रिप्रेजेंट बाय द यूनिट ऑफ वोल्ट। एंड यहाँ पे करंट भी कई बार कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा, तो करंट की यूनिट क्या होती है, I फॉर करंट होता है बेटा, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या यूनिट होती है, एम्पियर यूनिट होती है गुरुजी, एम्पियर। ओके, ये हो गया करंट का। उसके बाद आपके पास रेजिस्टेंस बार बार कैलकुलेटेड होते जाएगा, जिसको आप रेजिस्टेंस के नाम से जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, जिसकी यूनिट होती है, मैन साइंटिस्ट का नाम है ओम। भाई इसको भूलना मत, सिंबल को ध्यान में रखना भाई, ये होता है ओम। दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। थोड़ा सा स्टाइलिश सिंबल है, लेकिन आप इसको दिमाग में रखेंगे। आई होप आज का क्लास आपको मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी, और उम्मीद करता हूं कि आप इस समरी को थोड़ा और थियोरेटिकली बुक से पढ़ेंगे, और जो भी मैंने आज आपको डाटा दिए 100% याद रखिएगा। वो जो ग्राफिकल कंसेप्ट है वो सब चीजें पूछेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर से थोड़ा सा थियोरेटिकल को हल्का सा और एक्सप्लोर करने के साथ साथ मैं क्वेश्चन के साथ आऊंगा आपके साथ। और ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द आपके सामने फिर से क्वेश्चन का 50 क्वेश्चंस का बेस्ट 50 क्वेश्चन विद PYQs आपके सामने ला रहा हूं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू क्लास।